गुड मॉर्निंग। क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर 8 नागार्जुन हिंदी और मैथिली के अप्रतिम कवि हैं, लेखक हैं। इनका कवि परिचय। नागार्जुन जन्म 1911 ईस्वी, मृत्यु 1998 ईस्वी। जन्म स्थान बिहार राज्य के दरभंगा जिले के सतलखा गांव। मूल नाम है इनका वैद्यनाथ मिश्र। साहित्य जगत में बाबा नाम से प्रख्यात कवि हैं। सन 1936 में आप लंका गए और वहीं बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। इनका साहित्यिक परिचय है। बाबा नागार्जुन फक्कड़ और घुमक्कड़ स्वभाव के साहित्यकार थे। आपके साहित्य में देश के आमजन किसानों और मजदूरों के जीवन का चित्रण हुआ है। आपने गीत, छंदबद्ध रचनाएं तथा मुक्त छंद रचनाएं लिखी हैं। हिंदी साहित्य में आपने नागार्जुन और मैथिली में आपने यात्री उपनाम से रचनाओं का सृजन किया है। कृतियां हैं आपकी युगधरा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कॉरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, तालाब की मछलियाँ, ओम मंत्र, भूल जाओ पुराने सपने। ये इनका कवि परिचय है। इनकी कविता है कल और आज। अभी कल तक गालियाँ देती तुम्हें हताश खेतीहर, अभी कल तक धूल में नहाते थे गोरैयों के झुंड, अभी कल तक पथराई हुई थी धनहर खेतों की माटी, अभी कल तक धरती की कोख में दुबके पड़े थे मेंढक, अभी कल तक उदास और बदरंग था आसमान, और आज ऊपर ही ऊपर तन गए हैं तुम्हारे तंबू, और आज झमका रही है पावस रानी बूंदा बूंदियों की अपनी पायल, और आज चालू हो गई झिंगुरों की शहनाई अविराम, और आज जोरों से कूक पड़े थिरकते नाचते मोर, और आज आ गई वापस धूप की झुलसी हुई शिराओं के अंदर, और आज विदा हुआ चुपचाप ग्रीष्म समेटकर अपने लाव लश्कर। तो इस वाली कविता में कल और आज यानी दो ऋतुओं का वर्णन किया गया है। फर्स्ट है ग्रीष्म ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु में अभी कल तक गालियां देते तुम्हें हताश खेतीहर, यानी कि खेतीहर मतलब किसान, यानी कि कल तक क्या था, जो किसान थे हताश थे यानी दुखी थे, वो क्या कर रहे थे, तुम्हें गालियां दे रहे थे, यानी प्रकृति को गालियां दे रहे थे। अभी कल तक धूल में नहाते थे गोरैयों के झुंड, यानी जो पक्षी हैं, गोरैया पक्षी जो होता है वो क्या कर रहा था, धूल में नहा रहा था। अभी कल तक पथराई हुई थी धनहर खेतों की माटी, यानी कि अभी जब तक वर्षा ऋतु नहीं आई थी, ग्रीष्म ऋतु जो चल रही थी, उसमें पत्थर जैसी जो धान की जो फसल है यानी उसकी जो मिट्टी है, खेतों की जो मिट्टी है वो क्या हो गई थी, पत्थर जैसी कठोर हो गई थी। धरती की कोख में दुबके पड़े थे मेंढक, अभी कल तक उदास और बदरंग था आसमान, यानी कि चारों तरफ ग्रीष्म ऋतु का माहौल था, तपिश हो रही थी, तपन हो रही थी, सबको वातावरण पसंद नहीं आ रहा था। और आज ऊपर ही ऊपर तन गए हैं तुम्हारे तंबू, यानी कि अब ग्रीष्म ऋतु का आगमन हो चुका है। चारों तरफ आकाश में तुम्हारे तंबू, यानी प्रकृति ने अपने काले काले बादलों के तंबू बनाकर डाल दिए हैं। छमका रही है पावस रानी, यानी कि छमछम, यानी कि वर्षा ऋतु में जब वर्षा होती है तो वहाँ पर वर्षा की जो बूंदें होती हैं वो क्या हो रही हैं, तेजी से बरस रही हैं। तो क्या लग रहा है कि कोई नायिका है जो उसने पायल पहन रखी है, उसकी आवाज़ से वो छमछम की आवाज़ हो रही है। और आज चालू हो गई झिंगुरों की शहनाई अविराम, यानी कि जो झिंगुर होता है, कीड़ा होता है, उसकी जो शहनाई यानी कि वो क्या एक उत्सव मना रहे हैं सब कि वर्षा ऋतु का आगमन हो चुका है, यानी कि वहाँ पर सभी खुश हो रहे हैं। और आज जोरों से कूक पड़े नाचते थिरकते मोर, यानी कि मोर क्या हो रहे हैं, वो भी खुशी मना रहे हैं, यानी कि वर्षा ऋतु के आने पर जो मोर है, प्रकृति है, वो अपना रूप परिवर्तित कर लेती है, जिससे सभी को अपना जो प्रकृति का परिवर्तन है वो बहुत अच्छा लगता है। और आज आ गई वापस जान धूप की झुलसी शिराओं के अंदर, यानी कि जो कल तक जो पथराई मिट्टी थी उसमें आज क्या हो गई है, जान आ गई है, यानी कि वहाँ पर अनाज उगने लग गए हैं। और आज विदा हुआ चुपचाप ग्रीष्म अपना
जो सामान है उसको लपेटकर वापस विदा हो चुका है, जिससे जो किसान है वो भी क्या हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। तो इसकी व्याख्या भी मैंने दे रखी है। कल और आज कविता में कवि ने अपने प्रकृति प्रेम का परिचय कराया है। ग्रीष्म ऋतु के झुलसा देने वाले ताप के पश्चात सजल एवं शीतल वर्षा के आगमन से होने वाले सुखद प्रकृति परिवर्तन का कविता में चित्रण हुआ है। कवि ने 2 ऋतुओं के माध्यम से सामाजिक जीवन के 2 पक्षों को प्रस्तुत किया है। ग्रीष्म ऋतु की मार से प्रकृति को कोसते किसान, बेचैन पक्षियों का धूली स्नान, खेतों की मिट्टी की पथराई काया, गर्मी के प्रकोप से धरती के भीतर छिपे मेंढक और उदासी बरसाता बदरंग आसमान, ये सभी दृश्य समाज के संकटग्रस्त जनजीवन के प्रतीक हैं। दूसरी ओर कवि ने वर्षा ऋतु के रूप में सुशासन से प्रसन्न जल जीवन का चित्र प्रस्तुत किया है। आसमान से अब आग नहीं, शीतल बूंदें बरस रही हैं। बादलों के तंबू ने धूप को रोककर सर्वत्र छाया कर दी है। गर्मी की वीरान रातें अब झिंगुरों का शहनाई बजा रही हैं। भौरों के शोर से जंगल पूज रहे हैं। इस प्रकार परिवर्तन की बयार से ग्रीष्म के कुशासन का अंत कर दिया है और कवि ने कल और आज कविता में प्रकृति चित्रण के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन का संदेश देना चाहा है। थैंक यू। इनकी एक और कविता है उषा की लाली। उषा की लाली में अभी से गए निखर हिमगिरी के कनक शिखर, आगे बढ़ा शिशु रवि बदली छवि, देखता रह गया अपलक कवि। डर था प्रतिपल अपरूप यह जादुई आभा, जाए न बिखर उषा की लाली में भले हो उठे थे निखर हिमगिरी के कनक शिखर। तो यहाँ पर जो उषा की लाली है, यानी कि जब सुबह होती है तो वहाँ पर सुबह की जो हल्की हल्की लालिमा है उससे क्या हो गए थे, स्वच्छ हो गए थे। यानी कि जो हिमगिरी के जो शिखर थे वो क्या हो गए थे, सोने के समान सुनहरे रंग वाली जो चोटियाँ हैं उनकी क्या होने लग गई थी, निखर गई थी। आगे बढ़ा शिशु रवि, यानी कि जो उषा का सूर्य यानी सुबह का जो सूर्य है वो धीरे धीरे क्या हो रहा था, ऊपर बढ़ रहा था। बदलती छवि, यानी कि यहाँ पर जो प्रकृति है वो अपना क्या कर रही थी, रूप बदल रही थी। ये दृश्य बदल रहा था। देख रहा अपलक कवि, यानी कि जो कवि है वो इस जादुई आभा को क्या कर रहा था, अपलक यानी एक टक देख रहा था। डर था प्रतिपल अपरूप यह जादुई आभा, जाए न बिखर, यानी कि इस परिवर्तन से कवि को डर लग रहा था। हर पल उसको ये एक क्षण उसको ये डर लग रहा था कि ये जो सुंदर आभा है, ये जादुई जो चमत्कार है, ये क्या हो जाए, उससे अब चमत्कार बिखर ना जाए, यानी कि छिन्न भिन्न ना हो जाए, उसके आंखों के आगे से ये दृश्य समाप्त ना हो जाए। भले उषा की लाली में भले हो उठे थे निखर हिमगिरी के कनक शिखर, यानी कि प्रातःकालीन दृश्य की पल पल क्षीण हो रही सुंदरता से कवि को इसका लोप हो जाने का डर सता रहा था। इसकी भी व्याख्या है। कवि कहता है कि यद्यपि अभी दिन का प्रकाश नहीं फैला है, फिर भी पर्वतों के हिम में मंडित चोटियाँ उषा की लालिमा पड़ने से अभी से सुनहरे रंग में निखरी निखरी सी दिखाई दे रही हैं। जैसे ही छोटा सूर्य आकाश में आगे बढ़ा, प्रकृति का दृश्य ही बदल गया। प्रातःकालीन इस रोमांच दृश्य को सामने पाकर कवि आश्चर्यचकित होकर उसे एकटक देखता रह गया। कवि मन ही मन डर रहा था कि ऐसा सुंदर प्राकृतिक दृश्य कहीं अदृश्य ना हो जाए। ज्यों-ज्यों सूर्य आकाश में ऊंचा उठ रहा था, उषाकालीन रंगों की छटा कम होती जा रही थी। कवि नहीं चाहता था कि ऐसा अनूठा दृश्य शीघ्र ही लुप्त हो जाए। वह प्रकाश का दृश्य, संपूर्ण अद्भुत नज़ारा एक जादू का खेल जैसा लग रहा था। कवि चाहता था कि वह दृश्य अभी और देखने को मिले, शीघ्र बिखर ना जाए। उषा की लालिमा पड़ने से पर्वतों के शिखर बड़े सुहावने लग रहे थे।
उनका रूप निखर उठा था। वे सोने के जैसे लग वाले शिखर कवि के मन को मुग्ध कर रहे थे। थैंक यू।